चलिए शुरू करते हैं। आपका टीम बिल्डिंग और लीडरशिप का एग्जाम अभी इसी वक्त शुरू होता है। लेट्स डाइव इन। तो स्वागत है आप सबका इस कंप्लीट रिवीजन एक्सप्लेनर में। यह है आपकी बीकॉम फाइनल एग्जाम मास्टर क्लास, जिसमें हम टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाएं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम इस एक्सप्लेनर को 4 मेन हिस्सों में कवर करेंगे, बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक, ताकि हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। पहले हम समझेंगे कि ग्रुप और टीम में क्या फ़र्क है। फिर हम देखेंगे कि टीम्स सफल कैसे होती हैं। उसके बाद हम लीडरशिप के कोड को समझेंगे और आखिर में मॉडर्न लीडरशिप कैसी होती है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यही है नींव, फाउंडेशन। हम समझेंगे कि एक साधारण भीड़ और एक हाई परफॉर्मिंग क्रू में आखिर फर्क क्या होता है। देखिए, स्क्रीन पर डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। एक ग्रुप सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है जो अपने अपने काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन एक टीम इससे कहीं बढ़कर है। ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनका एक कॉमन पर्पस होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिजल्ट्स के लिए एक दूसरे के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। तो असली फर्क है क्या? चलिए एक सिंपल सवाल से समझते हैं। सोच के बताइए, एक बस स्टॉप पे कुछ लोग खड़े हैं, सब अपनी अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। तो वो एक ग्रुप है या एक टीम? सोचिए। Now what's really interesting about this slide is, ये टेबल एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। एक ग्रुप में हर कोई सिर्फ अपने काम के लिए जिम्मेदार है, पर एक टीम में आप अपने काम के लिए तो हैं ही, साथ में अपने टीम मेंबर्स के काम के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसे कहते हैं म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी से ही पैदा होता है सिनर्जी का जादू। एक ग्रुप में 1 + 1 2 होता है, सिंपल मैथ। लेकिन एक टीम में 1 + 1 3 हो जाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव सिनर्जी, जहां पर सबके मिलकर काम करने से जो रिजल्ट मिलता है वो उनके अलग अलग काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स करता है कि एक सक्सेसफुल टीम में हर तरह के लोग चाहिए। सिर्फ आइडियाज देने वाले थिंकर से काम नहीं चलता। उन आइडियाज को जमीन पर उतारने वाले यानी डूअर्स भी जरूरी है। और फिर ये चेक करने वाले कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, यानी चेकर्स या क्वालिटी कंट्रोल वाले, उनकी भी उतनी ही अहमियत है। अच्छा, अब एक टीम को बनाने में 2 तरह के फैक्टर्स असर डालते हैं। एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जो टीम के कंट्रोल में होते हैं, जैसे आपस में भरोसा, साफ साफ कम्युनिकेशन और सबके रोल्स क्लियर होना। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो टीम के बाहर से असर डालते हैं, जैसे कंपनी का कल्चर कैसा है, पैसा कितना है या ऑफिस का डिजाइन कैसा है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब टीम बन गई है तो देखते हैं कि वो ग्रो कैसे करती है, डेवलप कैसे होती है। ये एक प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये स्टेजेस रॉकेट लॉन्च की तरह हैं। इनको कहते हैं टकमन्स 5 स्टेजेस। पहला है फॉर्मिंग, जब सब मिलते हैं, सब पोलाइट होते हैं, ये लॉन्च पैड है। फिर आता है स्टॉर्मिंग, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो झटके लगते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसके बाद नॉर्मिंग, जहाँ चीज़ें सेटल होती हैं। फिर परफॉर्मिंग, जब टीम अपनी फुल स्पीड से काम करती है। और आखिर में अडजर्निंग, जब काम खत्म हो जाता है और टीम डिसबैंड हो जाती है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखिए। स्टॉर्मिंग स्टेज, जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो बुरा नहीं है, वो फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि ये टीम के ग्रोथ के लिए जरूरी है। क्योंकि इसी स्टेज में छुपे हुए टेंशन्स बाहर आते हैं, सॉल्व होते हैं और सबके रोल्स आगे के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। एक टीम की सक्सेस सिर्फ नंबर्स यानी रिजल्ट से नहीं नापी जाती। ये भी देखना जरूरी है कि काम कैसे किया गया, यानी टीम कोहेजन कैसी थी, और क्या टीम के मेंबर्स साथ में काम करके खुश हैं, यानी मेंबर सेटिस्फैक्शन। एक ग्रेट टीम इन तीनों चीजों में स्कोर करती है। तो इंडिविजुअल्स को टीम प्लेयर्स में कैसे बदला जाए, ये सब माइंडसेट का खेल है। एक इंडिविजुअल हमेशा मैं, मुझे, मेरा सोचता है, जबकि एक टीम प्लेयर हम, हमें, हमारा सोचता है। फोकस अकेले जीतने से हटकर साथ में सफल होने पर चला जाता है। ठीक है, टीम बन गई, ग्रो भी कर रही है, लेकिन इस जहाज का कैप्टन कौन है? इसे डायरेक्शन कौन देगा? यहां एंट्री होती है लीडरशिप की। चलिए अब यूनिट 3 में इसके कोड को समझते हैं। लीडरशिप है क्या? यह कोई टाइटल या पोजीशन नहीं है दोस्तों, ये एक एबिलिटी है, एक कला है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, ताकि वो एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ें। याद रखिए, लीडरशिप टाइटल से नहीं, इन्फ्लुएंस से आती है। लीडरशिप को समझने का तरीका वक्त के साथ बदला है। 1940s में लोग मानते थे कि ग्रेट लीडर्स पैदा होते हैं, उनमें कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। फिर 50s में बिहेवियरल थियरीज आईं, जिन्होंने कहा कि लीडर्स ट्रेनिंग से बनाए जा सकते हैं।
फिर 60s और 70s में कंटिजेंसी थियरीज ने कहा कि बेस्ट लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और फिर आई LMX थ्योरी यानी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। ये कहती है कि लीडर्स अपने सभी फॉलोअर्स को एक जैसा ट्रीट नहीं करते। वो कुछ खास लोगों का एक इन ग्रुप, एक इनर सर्कल बना लेते हैं। इन लोगों को ज्यादा अटेंशन मिलती है, इन पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, बाकी लोग आउट ग्रुप में रह जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट पर। आज के जमाने में एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। मॉडर्न लीडरशिप में 2 स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, करिस्मेटिक लीडरशिप। इसमें लीडर अपने पर्सनल चार्म और विजन से लोगों को इंस्पायर करता है। लोग कहते हैं मैं आपको फॉलो करूंगा क्योंकि आप कमाल के हैं। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये लीडर लोगों को एक बड़े मिशन से जोड़ता है और उन्हें एम्पावर करता है कि वो खुद लीडर्स बने। यहां लोग कहते हैं हम इस मिशन को फॉलो करेंगे जिसमें हम सब विश्वास करते हैं। आज के लीडर के पास इन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज, अच्छी कम्युनिकेशन, दूसरों को मेंटोर करना और आगे की सोचने की एबिलिटी। पर इन सब में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ शायद सबसे जरूरी स्किल बन गया है। और इसका एक बेहतरीन केस स्टडी है रतन टाटा। उनकी फिलॉसफीज एक कोट में साफ दिखती है, मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं डिसीजंस लेता हूं और उसे सही साबित करता हूं। आप एग्जाम में इन 3 पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हैं। पहला है उनका विजन। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर एक लेगेसी कंपनी को ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। दूसरा है उनके एथिक्स, वो हमेशा अपने उसूलों पर अडिग रहे। और तीसरा है उनकी ह्यूमिलिटी, वो हर लेवल के एम्प्लॉय से जुड़ते हैं। ये एक कंप्लीट लीडर की निशानी है। चलिए अब आखिरी दौर, बिल्कुल आखिरी लैप। अब हम 30 सेकंड में पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन करेंगे। रेडी? यूनिट 1 रिवीजन। टीम में म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी और पॉजिटिव सिनर्जी यानी 1+1 3 होता है, ग्रुप में नहीं। यूनिट 2 रिवीजन। टकमैन के 5 स्टेज हैं और उनमें से स्टॉर्मिंग स्टेज ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। यूनिट 3 रिवीजन। लीडरशिप थ्योरीज पैदा होते हैं से शुरू होकर बनाए जाते हैं तक आई और आखिर में सिचुएशन पर डिपेंड करता है पर पहुंची। और यूनिट 4 रिवीजन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स अपने फॉलोअर्स को एम्पावर करते हैं, जबकि करिस्मेटिक लीडर्स अपने पर्सनल चार्म पर निर्भर रहते हैं। रिवीजन तो हो गया, अब चलिए आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं कुछ सिंपल एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल, पॉजिटिव सिनर्जी यानी 1+1 = 3, ये किसकी खासियत है? ए एक ग्रुप की या बी एक टीम की? बिल्कुल सही जवाब है बी, ए टीम। सिनर्जी तभी होती है जब सबका मिलाकर जो रिजल्ट आता है वो उनके अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा हो। दूसरा सवाल, टकमैन के स्टेजेस में से सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पर किस स्टेज में होता है? एकदम सही जवाब है द स्टॉर्मिंग स्टेज। और याद है ना, ये जरूरी है क्योंकि यहां पर ही बाउंड्रीज टेस्ट होती हैं और रूल्स क्लियर होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। हमेशा याद रखिएगा, आपके और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ एक ही चीज खड़ी है और वो है कोशिश करने की आपकी इच्छा शक्ति। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।